अच्छा, हम लोग पिछली क्लास में आयनन विभव को पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों के गुणों और उनके परिवर्तन को अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से हम लोग जो भी गुण पढ़ रहे थे उसका नाम था आयनन विभव। और आयनन विभव को आप आसानी से जानते थे कि अगर आपके पास किसी तत्व का कोई परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है, अगर आप उस तत्व के परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप परमाणु को ऊर्जा देते हो, और ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा जिसके द्वारा आप एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर कर पाते हो, ऊर्जा की उस मात्रा को कहते थे आयनन विभव। अच्छा, आयनन विभव में हम लोगों ने कुछ बातें तो पढ़ रखी थी और आयनन विभव की कुछ बातें भी रह गई थी। तो आयनन विभव की उन बातों को भैया जो रह गई हैं उनको स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले इस बात को पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन तत्वों का जो परिवार है, इसमें तत्वों के आयनन विभव का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो उसके लिए देखो बेटा क्या करना है, उसके लिए देखो मैं इधर कुछ चित्र बनाता हूं, पहले इसको इनसे समझते हैं। आपने जब नाइट्रोजन के परमाणु के चित्र को बनाने की कोशिश की, आपने उसको नाभिक बनाया, और नाभिक के चारों ओर अगर आपको याद है तो आपने दो कक्षाएं बनाई। आपने जब फास्फोरस को बनाने की कोशिश की, नाभिक रहा, और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की संख्या कितनी रखी? 3। इसके बाद बेटा आर्सेनिक की बात आई, नाभिक के चारों ओर अगर कक्षाओं की संख्या देखी जाए 4। एंटीमनी, ये नाभिक हो गया एंटीमनी का, अगर देखा जाए तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की संख्या हो गई 5। एक और एलिमेंट था लास्ट, बिस्मथ। अगर इसमें नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं का अध्ययन किया जाए तो बेटा नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं की संख्या थी 6। 3 3 6। अब आयनन विभव को पता करने से पहले हमें किसी भी परमाणु का अगर आकार पता है, आयनन विभव आसानी से निकाला जा सकता है। देखो कैसे बेटा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक होता है धन आवेशित, और उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो होते हैं ऋणावेशित। मैं क्या सोचता हूं, अगर नाभिक पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की ओर खींचता रहता है, क्योंकि धनावेशित नाभिक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, अपनी ओर अंदर की ओर खींचा करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन परमाणुविक कक्षा को छोड़कर बाहर कभी नहीं जा पाता है। लेकिन बेटा होता क्या है, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और ऊर्जा को पाकर ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हम इसको इतनी एनर्जी दें, इतनी ज्यादा ऊर्जा दें कि बेटा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु का आकार छोटा है, धनावेशित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी पहले से कैसी है? कम। और बेटा अगर इन आवेशित कणों के या आवेशों के बीच की दूरी कम है तो उनके मध्य जो अंदर की ओर आकर्षण बल लग रहा होगा वो आकर्षण बल काफी स्ट्रांग होता है। तो नाइट्रोजन का नाभिक जो है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर यही चीज हम बिस्मथ में देखें तो देखो, बिस्मथ की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहां होगा और बिस्मथ के नाभिक का धनावेश यहां होगा। और अगर मैं बिस्मथ के इलेक्ट्रॉन से नाभिक की बात करूं तो बिस्मथ के इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी है ज्यादा, तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल होता है कम। वैसे भी आपने हमेशा इस बात को पढ़ा है, आपने कुछ इस प्रकार से फॉर्मूलों को पढ़ा होगा, ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अर्थात यदि दो किन्हीं आवेशित कणों के बीच की दूरी कम है तो बीच की दूरी कम होने पर उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक रहता है। लेकिन अगर किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच की दूरी ज्यादा है तो बीच की दूरी ज्यादा होने पर उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। तो अगर मैं इस बात को यहां पर ध्यान से देखूं तो यहां नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, और बीच की दूरी कम है तो अंदर की ओर लगाया जाने वाला आकर्षण बल अधिक होगा। यहां इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी काफी अधिक है, तो मैं ये नहीं कहता कि नाभिक इस पर आकर्षण बल नहीं लगाता होगा,
लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कम होगा। अगर यहां नाभिक इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण बल से अपनी ओर खींच पा रहा है, तो आकर्षण बल कम होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा देकर ही परमाणु से कहां निकाल सकते हैं, बाहर। लेकिन मैं इसमें से क्या जानता हूं कि इसमें से, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा बहुत अधिक आकर्षण बल से खींचा जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक आकर्षण बल से अंदर की ओर खींचा जा रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ऊर्जा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। भाई अगर अंदर की ओर ज्यादा आकर्षित खींचा जाएगा, तो हमें उससे ज्यादा कहां की ओर खींचना होगा, बाहर की ओर। तो छोटे आकार का परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से अधिक आकर्षण बल से बना होता है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा कैसी ज्यादा खर्च होती है। लेकिन अगर हम बड़े आकार के परमाणु की बात करें, तो क्योंकि बड़े परमाणु के आकार में इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर है, तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल पहले से कमजोर है, अर्थात नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। और सोचने वाली बात है, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को कम ताकत, कम ऊर्जा देकर ही इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहां कर सकते हैं, बाहर। अगर इस बेसिस पर चलेंगे तो बेटा नाइट्रोजन का सबसे छोटा आकार है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी, अर्थात इसका आयनन विभव सबसे अधिक। फास्फोरस के परमाणु का आकार बड़ा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से कुछ अधिक दूरी पर, और इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना थोड़ा सा आसान, और आयनन विभव कम, उससे भी कम, उससे भी कम, और सबसे कम आयनन विभव किसका हो जाएगा, बिस्मथ का। तो देखो ये वाली बात तो हम सबसे पहले बताते हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर तत्वों के परमाणुओं के जो आयनन विभव हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं, घटते रहते हैं, और फिर उनका कारण भी लिखते हैं आखिर क्यों घटते रहते हैं। तो देखो मैं यहां लिखता हूं, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर, अर्थात अगर हम नाइट्रोजन तत्व से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी से होते हुए बिस्मथ की ओर आए, तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर तत्वों के परमाणुओं के आकार में लगातार वृद्धि होती है, आकार में लगातार वृद्धि होती है। अच्छा, इस वृद्धि से प्रभाव क्या पड़ता है कि नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, जिससे नाभिक व बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और बेटा बीच की दूरी बढ़ जाने से होता क्या है, नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ होती है वो हो जाती है कमजोर, और इलेक्ट्रॉन की पकड़ कमजोर हो जाने से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी कैसा हो जाता है, आसान। तो ये भी बताते हैं इस बात को, बढ़ जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है। कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन
कम ऊर्जा में ही, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा में ही परमाणु से बाहर किए जा सकते हैं, परमाणु से बाहर किए जा सकते हैं। और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर करने में अगर कम ऊर्जा लगेगी, इसका मतलब आयनन विभव कैसा है, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही लगी ऊर्जा को तो आयनन विभव कहते हैं। अतः आयनन विभव घटने लगता है, यही लिखे देता हूं मैं। अतः आयनन विभव घटने लगता है। तो बेटा अगर आयनन विभव का क्रम में देखूं तो देखो क्रम कैसे हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा है, इसलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो नाइट्रोजन का आयनन विभव सबसे उच्च। इसके बाद फास्फोरस के परमाणु का आकार थोड़ा सा जैसे ही बढ़ा, इसका आयनन विभव घट गया। परमाणु के आकार में से अगर देखा जाए तो आर्सेनिक का आकार तो फास्फोरस से भी बड़ा है, तो आर्सेनिक का आयनन विभव और भी कम। एंटीमनी का आकार तो आर्सेनिक से भी बड़ा है, तो एंटीमनी का आयनन विभव और भी कम। और क्योंकि इस परिवार में सबसे बड़े आकार का परमाणु बिस्मथ है, इसलिए बिस्मथ का आयनन विभव सबसे कम है। तो ध्यान रखना, ये जो क्रम लिखा हुआ है वो आयनन का लिखा हुआ है, आयनन विभव का। सबसे ज्यादा एनर्जी लग जाएगी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में, और सबसे कम ऊर्जा लगेगी बिस्मथ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो एक तो आप ऐसा कारण बता सकते हो कि अगर आपसे पूछेगा नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का परिवर्तन किस प्रकार होता है, आप परिवर्तन को बताओगे और लास्ट में वो एक लाइन पे सारे अवयवों को लिख दोगे। अच्छा, सारे अवयवों को लिखने के बाद कभी कभी कुछ किताबों में नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों में आयनन विभव का जो परिवर्तन है उसकी जिम्मेदारी आवरण प्रभाव को भी दी जाती है। देखो मैं यहां लिखे देता हूं, देखो मैं क्या लिखता हूं, नाइट्रोजन परिवार में पहला तो आयनन विभव का कारण ऐसे दिया जा सकता है, दूसरा कैसे दिया जा सकता है, नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के परमाणुओं पर आवरण प्रभाव बढ़ता है। और बेटा इस आवरण प्रभाव को तैयार भी कर लेना, क्या चीज है आखिर आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव बढ़ता है। अतः आयनन विभव घटने लगता है। देखो या तो आप ये पूरी लाइन लिख करके आ जाते, या तो आप आयनन विभव को एक प्रकार से और बता सकते थे कि तत्वों का आयनन विभव आखिर क्यों घटने लगा ऊपर से नीचे आने पर। तो उसका कारण ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार में जब भी मैं तत्वों पर ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन करता हूं, मैं इस बात को पाता हूं कि तत्वों पर, परमाणु पर लगातार आवरण प्रभाव बढ़ता है, और आवरण प्रभाव के बढ़ने के ही कारण आयनन विभव घट जाता है। तो बात आएगी सर जी हम सारी चीजों तो समझ जाएंगे कि आवरण प्रभाव के बढ़ने पर आयनन विभव घट जाएगा, लेकिन हम ये शायद ना समझ पाए कि आवरण प्रभाव क्या है। देखो आवरण प्रभाव को पहले समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहरी कक्षा का, तो बाहरी कक्षा के अंदर जो क्लास है इसमें भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं आने देंगे,
देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं दोबारा, जो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये इस दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को करेंगे प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करते हुए इसे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आने नहीं देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से नीचे चले आओ, इसमें से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को इन दो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अंदर आने से इसका क्या करेंगे, विरोध। इसको कहां की ओर धक्का देंगे, बाहर की ओर, कहेंगे भैया हम अंदर इसको नहीं आने देंगे, हम तो पहले से अंदर जमे बैठे हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की ओर नहीं आने देंगे। सोचो यही प्रभाव अगर मैं देखूं लास्ट वाले पर, तो इसमें अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाकी की 5 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की ओर क्या कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर यहां 5 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को तो बाहर करना आसान है, क्योंकि इसका 5 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इसका विरोध कर रहे हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां 5 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्योंकि बेटा विरोध कर रहे हैं, इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव। अच्छा क्या कहते हैं, इसमें 5 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इसको बाहर भगाना चाहते हैं, इसमें 4 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, इसमें 3 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले को बाहर निकालना चाहते हैं, इसमें 2 और इसमें 1। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रभाव आवरण का उत्पन्न हो रहा है, नीचे वाले पर। अगर ये नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल भी आसानी से जाएगा। भैया 5-5 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अगर ताकत लगाएंगे तो इसको जल्दी से बाहर निकाल सकेंगे, और कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इसलिए इस तत्व का आयनन विभव सबसे कम होगा। और इस पे भी बेटा ऐसा इफेक्ट लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाहते हैं, तो यहां पर आवरण प्रभाव पहले से ही कैसा है, कम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उससे भी ज्यादा, और यहां पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर आवरण प्रभाव लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब भी आवरण प्रभाव बढ़ता है भैया आयनन विभव के मान कैसे होने लगते हैं, घटने लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज को और पढ़ेंगे आयनन विभव में, इसलिए भैया मैंने एक और नोट लिख रखा है। यह क्वेश्चन काफी बार अपनी परीक्षाओं पर आया है, इसलिए भैया इस क्वेश्चन को हम जरूर ध्यान से देखेंगे और इसके आंसर को भी लिखेंगे। क्या आता है देखो, पहले भैया इस बात को यहां समझते हैं। हमें तुलना करनी है नाइट्रोजन के आयनन विभव की ऑक्सीजन के आयनन विभव से, और यह कंपेयर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, और एक चैप्टर में नहीं बल्कि कई चैप्टर्स में इसके क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो भैया इस कंपेयर को जरूर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे देखो कैसे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p होता है 3। जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, पहली बात तो परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है, दोनों के ही इलेक्ट्रॉनों को हम ऑर्बिटल में भरने की कोशिश करते हैं। हम नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरेंगे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को भी भरेंगे। तो मैं सारे इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में ना भर के मैं केवल 2p के इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरता हूं। बेटा 2p में ऑर्बिटल बनाए जाते हैं 3। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ऑक्सीजन पर चलते हैं, ऑर्बिटल तो बेटा 3 ही बनेंगे, 2p4, और इलेक्ट्रॉन भरने हैं 4, तो 1 2 3, भैया 4 लिखा तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब बेटा इन दोनों ही ऑर्बिटलों को देखो ध्यान से। अगर मैं इसको देखूं तो ये सब में से 3 इलेक्ट्रॉन भरे होने का अर्थ है एकल 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 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और जिन भी ऑर्बिटलों में एकल इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। मैंने कल भी बताया था, p उपकोष तब स्थायी होता है या तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब सब में सिंगल सिंगल भरा हो, या उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो। इन दो पोजीशन पर जो p उपकोष होता है ये तत्व को स्थायी कर देता है, स्टेबल कर देता है, टिकाऊ कर देता है। लेकिन मैं क्या देखता हूं, नाइट्रोजन में तो सभी ऑर्बिटलों में एकल इलेक्ट्रॉन भरे अर्थात 3 भरे, ये तो स्थायी है।
लेकिन मैं ऑक्सीजन में देखता हूं क्या सभी ऑर्बिटलों में एकल इलेक्ट्रॉन है? नहीं भैया, ये सभी ऑर्बिटलों में एकल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको स्थायी नहीं मान सकते। अच्छा, जो स्थायी है इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है। क्यों? खुद स्थायी एटम है अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा आसानी से, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। स्थायी कब होता? ये वाला इलेक्ट्रॉन ना होता तो ये भी स्थायी होता, लेकिन उस एक इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से ऑक्सीजन का एटम स्थायी नहीं है। इसलिए इस दशा में अगर मैं आयनन विभव की बात करूंगा तो इस दशा में बेटा नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक होगा और ऑक्सीजन का आयनन विभव कैसा होगा? कम, क्योंकि नाइट्रोजन स्थायी था, अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकता। ऑक्सीजन स्थायी नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से कम ऊर्जा में ही निकाल सकता है। तो पहली बात तो मैं ये लिखे देता हूं, देखो नोट में, ये यहां से स्टार्ट करते हैं बात को। क्या बात करते हैं? नाइट्रोजन के अर्धभरित ऑर्बिटल होने के कारण, अर्धभरित ऑर्बिटल होने के कारण इसका प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। बेटा एक लाइन और लिखे, इसके पहले एक बार इसको और देख लो। भैया पहला इलेक्ट्रॉन तो निकालना कठिन का था नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल ही स्थायी था, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं था। अब एक सेकंड के लिए जरा देखना, अगर हम इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलवा लें, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ये वाला निकल जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात है, अब किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो रहा है? ऑक्सीजन का, और अब नाइट्रोजन का स्थायी नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना था तो नाइट्रोजन स्थायी था, इसलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक था। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद मैं देखता हूं नाइट्रोजन का स्थायित्व तो समाप्त हो गया है। अब स्थायित्व किसका बन गया है? ऑक्सीजन का। तो अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकलने देगा, इसलिए दूसरा जो आयनन विभव होता है वो ऑक्सीजन का अधिक होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूं पुराने वाले, और मैं इस बात को बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, परंतु एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ऑक्सीजन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, मैंने देखा अब तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो गया, स्थायी हो जाता है। अतः जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, अर्थात द्वितीय आयनन विभव, अतः जो द्वितीय आयनन विभव है बेटा, वो द्वितीय आयनन विभव जो है वो ऑक्सीजन का अधिक होगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो गया है। ऑक्सीजन का अधिक होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान रखना, पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कहता है क्या कारण है कि प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन का अधिक होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव ऑक्सीजन का अधिक होता है। तो आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरोगे और फिर बताओगे कि क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाइट्रोजन की संरचना स्थायी है, इसलिए प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन का अधिक होता है। लेकिन जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है
अब ऑक्सीजन की संरचना स्थायी हो जाती है और द्वितीय आयनिक विभव किसका अधिक हो जाता है? ऑक्सीजन का। तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देकर आओगे। इसको लिखोगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अगले गुण को पढ़ते हैं भैया। अगले गुण पर आ जाते हैं। इस गुण का नाम है घनत्व। कहता है नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप ऊपर से नीचे तत्वों का अध्ययन करते हो या समस्त तत्वों का अध्ययन करते हो, आपको क्या लगता है किस तत्व के परमाणु का घनत्व सबसे ज्यादा होगा और किस तत्व के परमाणु का घनत्व सबसे कम होगा? तो बेटा घनत्व का एक फॉर्मूला तो तुमने पहले से भी पढ़ रखा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखो अब इसको सूत्र को समझ के कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्योंकि ऊपर से अगर नीचे की ओर तत्वों का अध्ययन करें तो परमाणु की त्रिज्या लगातार बढ़ रही है, और क्योंकि परमाणु की त्रिज्या लगातार बढ़ रही है इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि भैया परमाणु होता है गोलाकार, और गोलाकार होने की वजह से इसके आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जानते हो आयतन भी बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली आयतन मत बढ़ा देना, केवल जो दिमाग में भर के बैठ जाओ कि आयतन बढ़ गया इसलिए घनत्व तो घट जाएगा। भैया आयतन बढ़ा क्योंकि नीचे है, हर में है, इसलिए ये घनत्व को क्या करेगा? कम। लेकिन एक और बात सोचने लायक है। क्या बात सोचने लायक है? बेटा ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के द्रव्यमान संख्या भी तो बढ़ती है। अगर इसका परमाणु भार अगर मैं देखूं 14 होता है, फास्फोरस का अगर देखें तो जस्ट डबल से भी ज्यादा होता है 31। तो अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि केवल आयतन बढ़ता है, आपको यह भी पता होना चाहिए आयतन तो बढ़ता ही है, साथ साथ द्रव्यमान भी बढ़ता है। और अगर दोनों ही चीजें बढ़ती हैं तो फिर घनत्व का अंदाजा लगा पाना तो कठिन है, क्योंकि केवल आयतन बढ़ता तो मैं बता देता घनत्व घट जाएगा, केवल द्रव्यमान बढ़ता मैं बता देता कि द्रव्यमान अगर केवल बढ़ेगा और आयतन फिक्स रहेगा तो फिर घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों ही चीजों में वृद्धि होती है, तो यार दोनों ही चीजों में वृद्धि होगी तो रेशियो तो फिर समझना कठिन हो जाएगा। तो मैं तुमको देखो एक बात बताऊं, जब भी आप ऊपर से नीचे तत्वों का अध्ययन करते हैं आप ये पाते हैं कि द्रव्यमान और आयतन दोनों में वृद्धि हो रही है, परंतु द्रव्यमान का जो बढ़ोतरी का अनुपात है या द्रव्यमान के जो बढ़ने का अनुपात है वो आयतन की अपेक्षा अधिक है। आयतन की अपेक्षा अधिक का मतलब मैं बता रहा हूं ना, आयतन जितनी देर में 2 गुना होता है द्रव्यमान उतनी देर में 3 गुना हो जाता है। तो आयतन की भी वृद्धि हो रही है, लेकिन द्रव्यमान की वृद्धि का जो रेशियो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो अगर द्रव्यमान का रेशियो ज्यादा है, द्रव्यमान तीव्रता से बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर बेटा द्रव्यमान, मैं ये नहीं कहता आयतन नहीं बढ़ रहा है, आयतन भी बढ़ रहा होगा, लेकिन द्रव्यमान के बढ़ने का जो रेशियो है वो काफी अधिक है। इसलिए द्रव्यमान की वृद्धि के कारण घनत्व का मान कैसा होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो मैं क्या बताऊंगा, ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान और आयतन दोनों बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि द्रव्यमान के जो है वो तुलनात्मक रूप में तेजी से बढ़ता है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर फिर आयतन मायने नहीं रखेंगे। हम केवल और केवल किसको ध्यान देंगे? जिसका रेशियो तेजी बढ़ रहा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की वृद्धि के कारण ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस बात को मैं देखो यहां लिखता हूं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर। नाइट्रोजन से बिस्मथ का मतलब जानते हो? यहां से इसकी ओर आ रहे हैं हम लोग कि और आने पर तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं आयतन
दोनों में ही वृद्धि होती है, दोनों में ही वृद्धि होती है। मतलब द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है, लेकिन जो द्रव्यमान की वृद्धि का रेशियो है वो तेज है, परंतु द्रव्यमान, यहां से लिख लेते हैं अब, की वृद्धि तीव्र होती है, अर्थात बड़ा आयतन भी रहा होगा लेकिन उसके अपेक्षा द्रव्यमान तो तेजी से बढ़ रहा है, वृद्धि तीव्र होती है। अतः नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर घनत्व में वृद्धि होगी, अगर कोई व्यक्ति घनत्व में वृद्धि का क्रम लिखना चाहता है तो देखो घनत्व में वृद्धि का क्रम कैसे लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का घनत्व तो सबसे कम, इससे ज्यादा घनत्व तो फास्फोरस का, उससे ज्यादा घनत्व तो आर्सेनिक का, उससे भी ज्यादा घनत्व एंटीमनी का, और घनत्व में अगर देखें तो इस परिवार के तत्वों में से सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? बिस्मथ का। यह भी मत कभी बोलना कि सबसे अधिक घनत्व बिस्मथ का होता है। इस परिवार के तत्वों की तुलना में सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो बिस्मथ का होता है। अगर परिवार पर चलोगे तो और भी घनत्व वाले एलिमेंट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये घनत्व हो गया। दूसरे नंबर पर चलते हैं धात्विक प्रकृति। या मेटेलिक नेचर। कहता है तत्वों में धात्विक प्रकृति या मेटेलिक नेचर किस प्रकार से बढ़ता है या घटता है। तो मैं सारे के सारे तत्वों को लिखे देता हूं। नाइट्रोजन लिख दिया मैंने, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, इसके बाद एंटीमनी और लास्ट में मैंने लिख दिया बिस्मथ। जरा ध्यान से देखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों तत्व अगर देखे जाएं तो ये तो हैं अधातु, और मैं अगर चले जाता हूं आगे एलिमेंट्स पर तो ये दोनों तत्व हैं उपधातु। अच्छा, उपधातु जानते हो ना, जिसके अंदर कुछ गुण तो अधातु के हों और बाकी के बचे हुए कुछ गुण कैसे हों? धातु के हों। और बेटा अगर मैं लास्ट वाले एलिमेंट्स को देखता हूं तो ये तत्व है। अच्छा, अब तुम खुद सोचो, ये अधातु था, धीरे धीरे ऐसे तत्व आने लगे जिनमें धातु का गुण था, और फिर ऐसा तत्व आ गया जिसको कंप्लीटली धातु था। तो आप इस हिसाब से जान सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति लगातार क्या होती है? बढ़ती है। तो मैं इसको लिख देता हूं, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर तत्वों की धात्विक प्रकृति, तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है। बेटा इसको अगर बताना चाहते तो एक प्रकार से बता और सकते थे, मैं आपको बता देता हूं कैसे बता सकते थे। आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा ही लिख देते हैं, ये ज्यादा बेटर है। देखो कैसे इसमें से बता देते। धातु होता कौन सा तत्व है? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से त्याग देते हैं। कोई भी तत्व उतना ही अच्छा धात्विक नेचर रखता है जो इलेक्ट्रॉनों को जितना सरलता से और शीघ्रता से त्याग सकता है। सोचने वाली बात है। बिस्मथ पर अगर मैं चलता हूं तो बिस्मथ के परमाणु का आकार क्योंकि बहुत बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूरी पर है और इससे इलेक्ट्रॉन को त्यागना कैसा है? आसान। इसलिए इसका धात्विक नेचर कैसा होगा? अधिक। यही बात अगर मैं नाइट्रोजन में करूं तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा ज्यादा तेजी से आकर्षित किया जाएगा। और जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागना उतना ही कठिन है।
इसलिए नाइट्रोजन पर धात्विक नेचर सबसे कम है। तो इस बेसिस पे भी जवाब दे सकते थे कि इसका धात्विक नेचर सबसे कम, इसका धात्विक नेचर सबसे अधिक। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक नेचर लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो आप ऐसे भी उसका जवाब दे सकते थे, जो भी आपको सही लगता आप वैसा बता देते, या तो ऐसे बता देते कि धात्विक नेचर किस प्रकार से बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं अगले गुण पर। घनत्व हो गया, धात्विक प्रवृत्ति हो गई। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता पहले मैं देखो इसको परिभाषा इसकी लिखे देता हूं और फिर समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता है क्या और इस परिवार में विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन कैसे होगा। तो मैं इसको सबसे पहले परिभाषित देखो किए देता हूं। क्या लिखते हैं, किसी तत्व के द्वारा आबंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, कहता है कोई भी तत्व अगर आपके पास है उसके द्वारा आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। देखो क्या है, सबसे पहले तो इस बात को पहचान ले आबंधित इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखो आबंधित इलेक्ट्रॉन को कुछ यहां पहचानते हैं। हमारे पास एक तत्व है ए और एक तत्व है बी। तत्व ए के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने स्वयं के हैं और तत्व बी के पास भी उसके इलेक्ट्रॉन उसके स्वयं के हैं। लेकिन अगर तत्व ए और बी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो तुम लोगों ने इस बात को सुना होगा कि अगर दो तत्व आपस में बॉन्ड कर बनाना चाहते हैं तो वो तीन काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, या तो उनमें से कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, या दोनों परमाणु बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का क्या करें, साझा, या इलेक्ट्रॉनों का साझा ही करे दोनों परमाणु, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन या तो ए दे और या तो बी दे। तो मैंने माना दोनों ने ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर साझा कर लिया। तो बेटा साझे का काम जो होता है बहुत गंदा। क्यों है, साझे के काम में फायदा सभी को चाहिए और नुकसान किसी को नहीं चाहिए। तो साझे के काम क्या हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लगाया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया और इन दोनों ने ही अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लगाते हुए साझा तो कर लिया, लेकिन अब ये परमाणु भी इस साझे के इलेक्ट्रॉनों को हथियाना चाहता है और ये परमाणु भी इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहता है, हथियाना चाहता है। इन दोनों के पास अपने इलेक्ट्रॉन तो सुरक्षित रखे ही हैं, लेकिन ये साझे के इलेक्ट्रॉनों पर अपनी नजर टेढ़ी किए हैं। ये चाहता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए और ये चाहता है साझे के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाए, और इस चक्कर में इन दोनों ने ही साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया है। अब मैं बैठकर केवल इस बात को देखूंगा कि इन दोनों तत्वों में से साझे का इलेक्ट्रॉन कौन सा तत्व ज्यादा क्षमता से खींच सकता है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से भी जो तत्व ज्यादा क्षमता से अपनी ओर खींच पाएगा बेटा उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। यह बात कभी मत लिखना किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। बेटा तत्व के पास तो स्वयं के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता नहीं कहते। विद्युत ऋणात्मकता की पहचान केवल उन इलेक्ट्रॉनों को खींचने से की जा सकती है जिन इलेक्ट्रॉनों ने क्या बनाया है, बॉन्ड।
तो मैंने तभी लिखा आबंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता या आबंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। अब देखो मैं क्या सोचता हूं, इस बात को भी ध्यान देना। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम किसकी ज्यादा, इन दोनों को अच्छे ढंग से देख लिया है। और देख लिया है तो भैया देखो अब मैं दूसरी चीज जो बना रहा हूं उसको देखना। यह है परमाणु ए, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है जिससे बॉन्ड बनना है। यहां पर है एक परमाणु बी, बी को और मैं बड़ा बना देता हूं, ठीक है। और बी का इलेक्ट्रॉन यहां है जिससे बॉन्ड बनना है। सोचो, अब कहोगे सोचो क्या? पहले मैं बता दूं इसके बाद सोचना, इसके पहले मत सोचो। बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं ये किसके ज्यादा समीप हैं और किससे दूर हैं? और बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन ए के समीप हैं और बी से, या ये कह सकते हो ए के नाभिक के पास हैं और बी के नाभिक से इनकी दूरी कैसी है? ज्यादा। सोचने वाली बात यह है, अगर ये ए के समीप हैं तो इस जगह पर ए इनको ज्यादा आकर्षित कर सकता है, और क्योंकि ये बी से दूर हैं बी भी इनको आकर्षित कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बी से काफी अधिक दूरी पर है बी इनको कम आकर्षित कर पा रहा होगा। या दूसरे शब्दों में एक और बात सुनो, क्योंकि सर ये वाली बात बता रही, ये तो पूरी समझ में आ गई। अब एक बात और भी अच्छी समझो, दो तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता अर्थात आबंधित इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता उसी के पास ज्यादा हो जाती है जिसका आकार छोटा है। अगर आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके नाभिक के समीप ही मिलते हैं, और जिस तत्व के परमाणु का आकार बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के बाहर या दूर की ओर हो जाते हैं। तो तुमको क्या लगता है, परमाणु अगर आकार बड़ा है इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा दूरी पर होगा, अगर परमाणु का आकार छोटा है तो आबंधित इलेक्ट्रॉन उससे अधिक दूरी पर नहीं बल्कि पास होगा। तो इससे बात एक और मुझे पता चल जाती है कि बड़े आकार के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं ये कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उससे दूर रहता है, वो कम खींच पाता है इलेक्ट्रॉनों को। लेकिन छोटे आकार के परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके पास रहता है, उसके नाभिक के नजदीक रहता है, और छोटे आकार का परमाणु उसे तेजी से अपनी ओर खींच सकता है। तो जब ये वाले आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं तो आ जाएं इस पर। क्या लगता है इनमें से सबसे छोटे आकार का परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। तो जब भी बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन आबंधित इलेक्ट्रॉनों के सबसे कैसा होगा? पास। और क्योंकि नाइट्रोजन आबंधित इलेक्ट्रॉन के सबसे पास होगा ये आबंधित इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा, सबसे ज्यादा खींचेगा। तो भैया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इन बाकी के तत्वों की अपेक्षा कैसा हो जाएगा? ज्यादा। लेकिन जब यही सिचुएशन उत्पन्न होती है बिस्मथ के साथ, तो बिस्मथ का वो जो आबंधित इलेक्ट्रॉन है वो देखो खुद बहुत दूर है, क्योंकि आकार इसका बड़ा है। बिस्मथ खुद सोचता है मेरा नाभिक तो यहां इलेक्ट्रॉन जाने कहां जा रहा है, तो ये बिस्मथ उस आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कम मात्रा में करता है, कम आकर्षित करता है, अपनी ओर कम खींच पाता है। इसलिए बिस्मथ की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैसी होती है? कम। तो इस बात को समझ पा रहे हो? बहुत सारी बातों को ध्यान देते हुए लास्ट में रिजल्ट निकलता है छोटे आकार का परमाणु हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव रहने वाला है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखेगा, और बड़े आकार का परमाणु अपने से छोटे आकार की अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक होगा। तो मैं इस बात को यहां लिख ही देता हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम है वो किस प्रकार का है। देखो मैं लिखता हूं, नाइट्रोजन परिवार में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम निम्नलिखित है। और बेटा क्रम क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम है फास्फोरस की, और बेटा उससे भी कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आर्सेनिक की,
एंटीमनी की तो उससे भी कम। और बेटा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में इस परिवार का अगर अध्ययन करते हैं, बेचारा बिस्मथ सबसे बड़े आकार का परमाणु होने के कारण सबसे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को रखता है। मैं क्या सोचता हूं, अगर आपको ये वाली बात अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा इसको बता सकता हूं, लेकिन भैया उस बात को कभी भूलना मत। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का जो क्रम है उसको बड़े ही ढंग से याद रखना। तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और अगला गुण है गलनांक व कथनांक। कहता है अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में तत्वों के गलनांक और क्वथनांक को पढ़ना चाहते हो तो तत्वों के गलनांक और क्वथनांक का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इस लाइन को तो हमेशा ध्यान रखना। देखो, नाइट्रोजन का गलनांक व क्वथनांक सबसे कम, उससे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होता है फास्फोरस का, उससे भी ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होता है आर्सेनिक का। तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो गलनांक और क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है, लेकिन बेटा आर्सेनिक से जैसे ही एंटीमनी की ओर आते हैं, एंटीमनी का गलनांक और क्वथनांक फिर से घटने लगता है और बिस्मथ का तो और भी कम हो जाता है। तो गलनांक और क्वथनांक में इन निशानों को एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों में गलनांक और क्वथनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है और आर्सेनिक के बाद फिर से गलनांक और क्वथनांक क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। तो ये क्रम बेटा, क्योंकि मैं क्या सोचता हूं अभी तक जितने भी क्रम पढ़े एक तरफ से या तो बढ़ रहे थे वैल्यू या तो घट रही थी वैल्यू। ये पहली ऐसी वैल्यू है जिसमें से कभी वृद्धि हुई है और फिर कमी हुई है। तो नाइट्रोजन फैमिली में इस चीज को बहुत पूछते हैं कि गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि यहां पर एक जैसा अरेंजमेंट नहीं आ रहा है। पहले बढ़ा आर्सेनिक तक गलनांक और क्वथनांक और फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक गलनांक और क्वथनांक में फिर से क्या आ गई है, कमी। जल्दी से इसको नोट करते हैं, आगे की घटना को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है संयोजकता। संयोजकता में से देखो तीन चीजें समझ लो। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, बिस्मथ की संयोजकता होती है 3, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की वैलेंसी 3। लेकिन इसके बाद जितने भी तत्व आते हैं, जितने भी क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तत्वों की संयोजकता 3 तो होती है और साथ में होती है संयोजकता 5। सुनो जरा इसको, क्यों, इन बातों को समझ भी तो नहीं, आखिर क्या प्रॉब्लम है इनके साथ जो संयोजकता 3 है और इनके साथ क्या प्रॉब्लम है जो संयोजकता इनकी 5 है। तो भैया ये 20 से कॉलम बन गया, यहां ये कॉलम बन गया नाइट्रोजन की, अन्य तत्वों की और बिस्मथ की संयोजकता की बात करेंगे। बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। बेटा जल्दी से ध्यान दे रहा है इसको। अगर मैं अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश करूं ऑर्बिटल में, तो बेटा s में तो एक ऑर्बिटल बनता है और इलेक्ट्रॉन है 2। अच्छा 2p में अगर भरने की कोशिश की जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि दूसरी कक्षा में केवल s उपकोष होता है और दूसरी कक्षा में केवल p उपकोष होता है। अगर आपका इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, p उपकोष से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर दूसरी कक्षा में कोई भी जगह अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना पड़ेगा, तीसरी कक्षा में। और इस बात को हमेशा के लिए समझ लो, इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर करना आसान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में ट्रांसफर कर पाना अपने आप में बहुत कठिन है या बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब मैं क्या देखता हूं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर मैं देखता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल दूसरी कक्षा तक गया और दूसरी कक्षा तक जाने के बाद मैंने इस बात को देखा कि नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे जिनका जोड़ा नहीं बना, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता केवल कितनी रह गई, 3। लेकिन बात फास्फोरस पर कर लेते हैं। बेटा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सॉरी गलत हो गया, 6 तो हो ही नहीं चाहिए। बेटा इसके लास्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। बेटा 3s2, भैया s में से कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं, 2। कहोगे 3p3 है तो p के तो उपकोष 3 बनते हैं ना, ऑर्बिटल 3 बनते हैं और 3 ऑर्बिटलों में 3 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाए। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं तीसरी कक्षा में एक और उपकोष होता है, भले आज इसमें भरने की जरूरत नहीं आई है,
लेकिन तीसरी कक्षा में डी उपकोष भी होता है, जिसको कहते हैं 3D उपकोष। अगर मैं वो वाली बात बनाऊं कि सर 3D उपकोष भी यहां बनाया जा सकता है, तो देखो मैं 3D बना लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा 2 में डी होता नहीं, बनाया नहीं गया था, लेकिन 3 में तो डी होता है। तो क्या करता है, ऊर्जा को पाकर कभी कभी अपना इलेक्ट्रॉन जो है 3s ट्रांसफर कर देता है, कहां पर, डी पर। सोचो अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो 3s में तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3p में तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और जो 3D में 1 2 3 4 और 5 थे, ये इलेक्ट्रॉन उछल कर चला जाएगा 3D में। ध्यान से देखते हैं अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे बने जिनका जोड़ा नहीं है, अयुग्मित है, 1 2 3 4 और। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण संयोजकता 3 तो दिखा ही सकता था। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता 3 से बढ़कर कितनी हो सकती थी, 5। पूछेगा आखिर इसमें क्या दिक्कत थी और इसमें क्या है, तो बेटा इसमें से रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित है। रिक्त डी का मतलब समझते हो, कम से कम तीसरी कक्षा में डी उपकोष होता तो है, भले भरा ना हो, खाली पड़ा हो, लेकिन कम से कम डी उपकोष अवेलेबल तो है। तो यहां 3 और 5 संयोजकता अन्य तत्व क्यों दिखाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी अपनी संयोजकता को 3 व 5 क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। ऑर्बिटल कैसे है, अवेलेबल को उपस्थित कह सकते हो। जरा इस पे आ जाते हैं, क्या नाइट्रोजन के पास कोई भी डी उपकोष या डी ऑर्बिटल अवेलेबल थे ही नहीं, क्यों, दूसरी कक्षा में डी होता ही नहीं है कभी। तो हम कहेंगे इसकी संयोजकता मात्र 3 रह गई, और क्यों रह गई, क्योंकि इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते। कहोगे सर जी अगर इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते तो होते कहां से, भैया डी ऑर्बिटल चालू होते हैं तीसरी कक्षा से, तीसरे पर डी ऑर्बिटल होते हैं, चौथे पर डी ऑर्बिटल होते हैं, 5वें पर डी ऑर्बिटल होते हैं, 6वें पर ऑर्बिटल होते हैं डी, और 7वें पर भी डी ऑर्बिटल होते हैं। तो कहोगे फिर सर जी बिस्मथ की क्या प्रॉब्लम आ गई, आखिर बिस्मथ ने क्या प्रॉब्लम कर दी, तो बेटा बिस्मथ ने प्रॉब्लम ये कर दी कि बिस्मथ में भी जब हमने इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट किया तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 3, और इसका रिक्त डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल खाली पड़ा था। लेकिन जब हमने बिस्मथ से कहा कि इसको एनर्जी देंगे और एनर्जी देकर इसके एस वाले इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर देंगे डी वाले में, तो भैया हमने एनर्जी देकर देखा इस बात को कि क्या एस के इलेक्ट्रॉन डी पर ऑर्बिटल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के देने पर भी हम यह जान गए कि रिक्त डी ऑर्बिटल पर एस का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। जानते हो जब एस अपने इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल पर नहीं भेजता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब है, अक्रिय का मतलब किसी भी क्रिया के लिए यह अपने युग्म को तोड़ने वाला नहीं है, अपने जोड़े को सुरक्षित रखेगा। अक्रिय युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी भी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यह अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसके पास जगह भी है, रिक्त डी ऑर्बिटल भी है, एस में इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन यह अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस डी ऑर्बिटल पर नहीं भेजता। सोचो अगर नहीं भेजेगा तो इसकी वैलेंसी केवल कितनी रह गई, 3, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछता है आखिर क्यों नहीं गया, आखिर इस प्रभाव को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। भैया बिस्मथ की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो इस बात को अपना ध्यान रखना है, तीनों ही चीजों को। क्वेश्चन नाइट्रोजन और फास्फोरस पर बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता भी दूं आपको। बोर्ड एग्जाम में आता है NCl3 बनाया जा सकता है, परंतु NCl5 नहीं बनाया जा सकता। जानते हो N3 संयोजकता को रख सकता है, लेकिन संयोजकता कितनी नहीं कर सकता, 5, क्योंकि उसके पास कौन सा ऑर्बिटल नहीं है, रिक्त डी ऑर्बिटल। एक और चीज देखो कैसे पूछता है, कहता है NH3 बनाया जा सकता है,
परंतु NH5 नहीं बनाया जा सकता है। तो भैया इसका भी सेम आंसर है, संयोजकता 3 दिखा सकता है, 5 नहीं। एक और देखो, NH5 नहीं हो सकता लेकिन PH5 हो सकता है। अरे भैया यही चीज बता रहा है कि फास्फोरस पर रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित है, संयोजकता 5 कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पर रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है, यह अपनी संयोजकता को 5 नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पर कई क्वेश्चन आते हैं जिनको आप लिख लोगे। तो समझ गए ना, लास्ट वाले के पास तो सारी चीजें थी, हर चीज इसके पास था, लेकिन फिर भी इसने अपने s वाले इलेक्ट्रॉन को d पर ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि ये अपने s के जोड़े को समाप्त नहीं होने देना चाहता था, अर्थात अपना अक्रिय युग्म प्रभाव बनाए रखना चाहते था। तो संयोजकता को मैंने पढ़ रखा है। अभी भी कुछ गुण बच जाते हैं नाइट्रोजन परिवार के, इनको पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।